नमस्ते, मैं हूं हितेंद्र और आप देख रहे हैं ज्योग्राफिया। अटलांटिक महासागर की धाराओं के बाद में हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्रशांत महासागर की धाराओं को। चलिए, ये सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म धाराएं। दो चरणों में देखेंगे। वैसे चरण 4 हो गए। पहले उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म धाराएं, फिर उत्तरी प्रशांत की ठंडी धाराएं, फिर दक्षिणी प्रशांत की गर्म धाराएं, फिर दक्षिणी प्रशांत की ठंडी धाराएं। तो सबसे पहले उत्तरी प्रशांत की गर्म धाराओं को हम लोग देख लेते हैं। और सबसे पहली धारा है आपके सामने उत्तरी विषुवतीय धारा। कहां से? इसकी दिशा क्या है? पूर्व से पश्चिम। आप देखिए, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे। और ये पश्चिम से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलती है, विषुवत रेखा के आसपास, विषुवत रेखा के थोड़ा सा उत्तर में। यूं देखा जाए तो ये लगभग मध्य अमेरिकी हिस्सा है और यहां से ये फिलीपाइन द्वीप समूह के आसपास तक पहुंचती है। ठीक है। अब इसको प्रबलता देने में या इसको उत्पन्न करने में दो चीजों का योगदान होता है। एक तो यहां कैलिफोर्निया धारा आती है, एक तो इस कैलिफोर्निया धारा का योगदान हो गया। कैलिफोर्निया धारा का ही पानी टर्न करके, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में धाराएं अपनी मूल दिशा के दाईं ओर घूमने की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है, तो ये दाईं ओर घूमती है कैलिफोर्निया धारा और उत्तरी विषुवतीय रेखा को प्रबलता मिल जाती है। दूसरा, यहां पर उत्तरी गोलार्ध की उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों का भी प्रभाव पड़ता है। ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें यहां सागर के पानी को गति प्रदान कर देती हैं और इस वजह से ये धारा पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगती है। इस बात को ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आगे आकर यहाँ फिलीपाइन द्वीप समूह के पास यह 2 भागों में विभक्त हो जाती है, इसका द्विशाखन हो जाता है। एक में तो क्या होता है, उत्तर की ओर क्यूरोशिवो में, एक तो ये ऐसे बढ़ जाती है, ये क्यूरोशिवो बन गई, आगे जाके हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरी शाखा यू टर्न करके प्रतिविषुवतीय धारा के रूप में बहने लग जाती है। यहीं से ये इसका कुछ पानी यू टर्न करके और प्रतिविषुवतीय धारा के रूप में ऐसे बहने लग जाता है। इन दोनों क्यूरोशिवो धारा को, इसको और इस प्रतिविषुवतीय धारा को हम अगली कुछ स्लाइडों में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, अटलांटिक ओशन में भी हमने विषुवत रेखा के उत्तर की ओर उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा को डिस्कस किया था, समझा था। ठीक इसी तरह से प्रशांत महासागर में भी यह पैटर्न पाया जाता है। जो वहां पे हमने बात की थी कि कनारी धारा और उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा को प्रबलता देती हैं, तो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें तो सनातनी पवनें हैं, वो प्रशांत महासागर में भी हैं, अटलांटिक में भी और हिंद महासागर में भी हैं। इसके साथ वहां कनारी की जगह कौन सी धारा आ गई है? कैलिफोर्निया की धारा। इसके बाद में हम बात करेंगे क्यूरोशिवो धारा तंत्र की। जिस तरह से अटलांटिक ओशन में गल्फ स्ट्रीम का तंत्र पाया जाता है, अपना पूरी एक व्यवस्था पाई जाती है, ठीक उसी तरह से उसकी उस जैसा साम्य उस क्यूरोशिवो में पाया जाता है। और क्यूरोशिवो धारा तंत्र में ये कुछ धाराएं हैं: क्यूरोशिवो धारा, क्यूरोशिवो प्रसार, सुशिमा धारा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह और प्रति क्यूरोशिवो धारा। इन 5-6 धाराओं को मिलाकर के क्यूरोशिवो धारा तंत्र के नाम से जाना जाता है। यहां देखेंगे, ये क्यूरोशिवो है, ये उत्तरी पूर्वी माफ करें, ये उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा आई और उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा का एक हिस्सा यूं अपनी मूल दिशा के दाईं ओर घूम करके और क्यूरोशिवो धारा के रूप में ये बन गया, क्यूरोशिवो धारा के रूप में। ये क्यूरोशिवो हो गई। उसके बाद में ये क्यूरोशिवो प्रसार हो गया, ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी प्रशांत प्रवाह हो गया। आगे जाकर के ये कैलिफोर्निया धारा। तो ये जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा आपको क्यूरोशिवो धारा तंत्र के रूप में जाना जाता है। अब यहां हम बात करेंगे क्यूरोशिवो धारा की। ये उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा थी प्रशांत महासागर की। उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा फिलीपाइन द्वीप समूह से टकराकर 2 भागों में विभक्त हुई, जिसका एक पार्ट ये बना क्यूरोशिवो धारा। क्यूरोशिवो धारा अटलांटिक महासागर में मेक्सिको की खाड़ी से जो धारा निकली थी, मेक्सिको खाड़ी होते हुए जो हैट्रस अंतरिप्तक धारा चली थी, जिसको हम लोग फ्लोरिडा धारा के नाम से जानते हैं, उसी फ्लोरिडा धारा का साम्य इस क्यूरोशिवो से स्थापित किया जा सकता है। अटलांटिक की फ्लोरिडा धारा के समान होती। क्यूरोशिवो का शाब्दिक अर्थ होता है काली धारा। और काली धारा क्यों? यानी यहाँ पर जीवन नहीं पाया जाता, बहुत ज्यादा गर्म होती है और गर्म होने के कारण इसमें जीवन नहीं पाया जाता। मछलियां, सागरीय जीव अमूमन यहाँ पर नहीं होते, इसलिए इसको क्यूरोशिवो का शाब्दिक अर्थ होता है काली धारा। ये आप देखिए, ये फिलीपाइन द्वीप समूह है। इस फिलीपाइन द्वीप समूह से ये क्यूरोशिवो धारा चलती है रिक्यू द्वीप तक। ये रिक्यू द्वीप है, रिक्यू द्वीप तक आकर के और ये चलती है दक्षिण से उत्तर दिशा में। यहां आने के बाद ये 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक पानी ऐसे जाता है और एक पानी ऐसे जाता है।
एक जापान के तट के सहारे बढ़ जाता है और एक शाखा इसकी जापान सागर में प्रवेश कर जाती है। ये आप देखेंगे, ये सुशिमा धारा, इसको देखेंगे। ये जो थी ये क्यूरोशिवो धारा थी जिसकी हमने बात की, रिक्यू द्वीप तक पहुंचती है। जापान के दक्षिण में एक रिक्यू द्वीप है, रिक्यू द्वीप से टकराकर क्यूरोशिवो धारा दो भागों में विभक्त होती है। इसका एक हिस्सा जापान द्वीपों के पश्चिम की ओर चला जाता है, ये जापान सागर है, ये वाला हिस्सा है जापान सागर। तो एक शाखा तो जापान सागर में प्रवेश कर गई, इसको सुशिमा धारा के नाम से जाना जाता है जापान सागर में, ठीक है। और दूसरी जो शाखा है वो जापानी तट के पूर्वी तट के सारे आगे बढ़ने की कोशिश करती है, जिसको हम लोग क्यूरोशिवो प्रसार के नाम से जानते हैं। ये देखिए, जो जापान सागर में शाखा जाएगी उसे कहेंगे सुशिमा शाखा, सुशिमा धारा, गर्म धारा है, ये ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। और जो जापान के पूर्वी तट के सहारे आगे बढ़ती है उसे कहा गया क्यूरोशिवो प्रसार। ये क्यूरोशिवो थी और ये शाखा आगे हो जाती है क्यूरोशिवो प्रसार, ये ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद ये चलिए इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चौथी धारा क्यूरोशिवो प्रसार। जापान के तट के सारे आगे बढ़ने के बाद ये लगभग 35 डिग्री नॉर्थ के आसपास, 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास पछुआ पवनों का प्रभाव शुरू होने लगता है। पछुआ हवाएं वहां अपना असर दिखाने लगती हैं, पछुआ हवाओं की पेटी आ जाती है और पछुआ हवाएं यहाँ इस पानी को इस दिशा में मोड़ देती हैं, जिसकी वजह से क्यूरोशिवो प्रसार आगे चल करके खुले प्रशांत महासागर की ओर बढ़ना शुरू कर देती है, लगभग पूर्व दिशा की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जापान के पूर्वी तट और उससे आगे 160 डिग्री पूर्वी देशांतर तक ये बढ़ती है। ये इलाका यहां तक 160 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, इस धारा को कहा जाता है क्यूरोशिवो प्रसार, ठीक है। इसका भी देखा जाए तो दो भागों में द्विशाखन हो जाता है, ये दो भागों में टूटती है। ये क्यूरोशिवो प्रसार है और ये क्यूरोशिवो प्रसार एक तो चली गई, मुख्य शाखा तो 160 डिग्री पूर्वी देशांतर तक चली गई। इसका एक कुछ पानी जापान के पूर्वी तट के पास ही थोड़ा सा उत्तर दिशा की ओर चला जाता है। जब इसमें ओएशिवो धारा आएगी तो ओएशिवो धारा का पानी इसके साथ मिल जाता है और वो जो हमने ग्रांड बैंक के आसपास स्थिति देखी थी, गल्फ स्ट्रीम का गर्म पानी और लेब्राडोर का ठंडा पानी, ग्रांड बैंक न्यूफाउंडलैंड के आसपास मिल करके और कोहरे को जन्म देता है। लगभग ऐसी ही स्थिति यहां पर बन जाती है। ये क्यूरोशिवो प्रसार का ये गर्म पानी और ये ओएशिवो का ठंडा पानी दोनों जापान के पूर्वी तट के सहारे आपस में मिलते हैं और उससे कोहरे जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। इस बात को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। उत्तर पूर्व में ओएशिवो से मिलती है और इसकी जो मुख्य शाखा है वो 160 डिग्री पूर्वी देशांतर तक बढ़ती है। ये इसकी मुख्य शाखा है, इसको क्यूरोशिवो प्रसार के नाम से जाना जाता है। अब एक है प्रति क्यूरोशिवो धारा, प्रति क्यूरोशिवो धारा, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी तट और हवाई द्वीप, हवाई द्वीप कहां, लगभग 160 डिग्री पूर्वी देशांतर के आसपास, ये देखेंगे। ये देखिए, ये क्यूरोशिवो थी, ये क्यूरोशिवो प्रसार हुई। ये क्यूरोशिवो प्रसार कहां तक है, 160 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। यही 160 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास इसका कुछ पानी यू टर्न करके वापस पश्चिम दिशा की ओर लौटता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्यूरोशिवो, प्रति क्यूरोशिवो, यानी प्रति का मतलब उल्टा, यानी क्यूरोशिवो की उल्टी धारा। ये थोड़ा सा देख लेंगे। और ये पानी यू टर्न कहां से करता है, 160 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास थोड़ा सा घूमकर यू टर्न करते हुए वापस पश्चिम दिशा की ओर आ जाता है। इसे कहेंगे प्रति क्यूरोशिवो धारा। इसके बाद में है उत्तरी प्रशांत धारा। यह उत्तरी प्रशांत धारा अटलांटिक महासागर की जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह था उसी से साम्य रखती है, उस जैसा ही प्रभाव है और वैसी स्थितियां पैदा करती है। ये देखिए उत्तरी प्रशांत धारा, यहां 160 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, इस इलाके तक तो क्यूरोशिवो प्रसार थी। इसके बाद में पछुआ पवनों का बहुत अच्छा सा प्रभाव यहां पर शुरू हो जाता है और पछुआ पवनों के स्पष्ट प्रभाव की वजह से 160 डिग्री पूर्वी देशांतर के बाद इसे कहा जाता है उत्तरी प्रशांत धारा। ये उत्तरी प्रशांत धारा कहां से कहां तक चलती है, 160 डिग्री पूर्वी देशांतर से 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इसको याद रखना, पृथ्वी गोल है, ये एक तरह से पश्चिमी गोलार्ध में प्रवेश कर जाती है। 160 डिग्री पूर्वी देशांतर के बाद फिर 161, 163, 162, 170
175 180 डिग्री देशांतर तक पूर्वी गोलार्ध होगा। उसके बाद पश्चिमी गोलार्ध शुरू हो जाएगा और पश्चिमी गोलार्ध में भी 150 डिग्री पश्चिमी देशांतरों तक इस धारा का रास्ता होता है। दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूर्व। प्रभाव किसका होता है? पछुआ पवनों का, और पछुआ पवनें इसको 150 डिग्री पूर्वी देशांतर तक ले जाती हैं। यहां आने के बाद 150 डिग्री पूर्वी देशांतर तक बढ़ने, पश्चिमी देशांतर तक बढ़ने के बाद यह भी दो शाखाओं में विभक्त होती है। एक शाखा अल्यूशियन शाखा बन जाती है और दूसरी शाखा इस तरह से कैलिफोर्निया शाखा बन जाती है। ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। इसके बाद अल्यूशियन शाखा को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये हुई अल्यूशियन शाखा। अल्यूशियन शाखा भी दो भागों में बंट जाती है। इसका एक पार्ट कहलाता है जो अल्यूशियन शाखा के रूप में ये बेरिंग सागर की ओर चली जाती है। ये उत्तरी प्रशांत धारा है, ये वाली उत्तरी प्रशांत धारा की एक शाखा चली गई यहाँ पे बेरिंग सागर की ओर, बेरिंग सागर की ओर चलेगी, जिसे अल्यूशियन शाखा के नाम से जाना जाता है। और यही पानी फिर घूम करके ओएशियो धारा के रूप में आगे आ जाता है। ये ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। अल्यूशियन एक गर्म धारा है और बेरिंग सागर के पास जाकर ये ठंडी होने लगती है। इसमें उत्तरी ध्रुव का ठंडा पानी भी आता है और फिर यही पानी ओएशियो के नाम से घूमकर जापान के पूर्वी तट के आसपास आने की कोशिश करता है। इस बात को ध्यान देंगे। यही इसी अल्यूशियन की एक शाखा अलास्का की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है और उसे अलास्का धारा के नाम से जाना जाता है। एक शाखा बेरिंग जलडमरू मध्य की ओर घूमकर ओएशियो का रूप धारण करती है और दूसरी शाखा अलास्का की खाड़ी में जाती है, जिसे अलास्का धारा के नाम से जाना जाता है। ये पानी अलास्का धारा के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे अलास्का धारा। इस अलास्का धारा को दोस्तों ब्रिटिश कोलंबिया धारा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी धारा? अलास्का धारा को ब्रिटिश कोलंबिया धारा के नाम से भी जाना जाता है। होने को ये अल्यूशियन की एक उपशाखा है। जो अल्यूशियन धारा गई थी ना, इस तरह से, ये अल्यूशियन की एक उपशाखा है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। अब अलास्का के साथ में क्या है? ये अलास्का की धारा, अलास्का का जो तट है, अलास्का का जो हिस्सा है, ये उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में स्थित है। यानी ध्रुवीय जलवायु का असर यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बहुत ठंडापन होता है और यह पानी, गर्म पानी वहां पर पहुंचता है। अलास्का धारा के रूप में गर्म पानी वहां पर पहुंचता है, तो अलास्का के तट के आसपास के ठंडे मौसम को कुछ राहत मिलने लग जाती है। एक तरह से प्लीजेंट मौसम वहां पर क्रिएट होने लगता है, तो अलास्का तट की जलवायु को प्रभावित करती है। यह मसला भी कुछ कुछ वैसा ही हो गया जिस तरह से उत्तरी अटलांटिक प्रवाह नॉर्वे के तट को थोड़ी सी राहत प्रदान करती है। ठंडे उच्च अक्षांशों में स्थित होने के कारण यहाँ पर काफी ठंडापन होता है और गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में वहां थोड़ा सा गर्म पानी पहुंचाती है और उसको थोड़ी सी राहत मिलती है। लगभग ऐसी स्थिति अलास्का धारा से अलास्का तट को भी मिलती है। ठंडेपन के हालातों में कुछ गर्मी यहाँ पर मिल जाती है। ये थोड़ा सा देखेंगे। अमेरिका के पश्चिमी तट पर दक्षिण से उत्तर दिशा में जैसे जैसे अलास्का का तट घूम रहा है, वैसे वैसे ये धारा घूमती हुई आगे बढ़ जाती है। इसकी प्रकृति ठंडी और गर्म होती है। देखिए, उच्च अक्षांशों में पहुंचते ही ये पानी तुलनात्मक रूप से ठंडा होने लगा। इतना गर्म नहीं है जितनी सामान्य तौर पर गर्म धाराएं होती है, उतना गर्म नहीं है जितनी उत्तरी विस्फोटीय धारा गर्म थी या क्यूरोशियो धारा जितनी गर्म थी, उतना गर्म नहीं है। लेकिन अलास्का का जो तट है ये काफी ठंडा है और इस तट की तुलना में इस अलास्का धारा का पानी गर्म होता है, इसलिए इसकी गिनती गर्म धाराओं में की जाती है। अमूमन कुछ किताबों में इसे एक ठंडी धारा के रूप में बताया गया है, लेकिन इसको आप एक गर्म धारा के रूप में समझ बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी धाराओं की, और इस क्रम में ये देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कैलिफोर्निया धारा। देखिए, ये क्यूरोशियो धारा आगे बढ़ करके और उत्तरी प्रशांत प्रवाह के रूप में जानी गई। इसकी एक शाखा कैलिफोर्निया धारा के रूप में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, जो उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट है उसके सारे दक्षिण दिशा की ओर घूम जाती है और ये ठंडी धारा है। हमने बात की थी कि सागर के अंदर क्रीप चलती हैं, विसर्पण होता है और ध्रुवों का ठंडा पानी इन अक्षांशों में आकर के ऊपर उठने की कोशिश करता है। इसी उत्सृवण की वजह से, ऊपर उठने की क्रिया की वजह से अटलांटिक सागर में कनारी की धारा और प्रशांत सागर में कैलिफोर्निया की धारा उत्पन्न होती हैं, जिनका पानी ठंडा होता है। और ये दोनों की दोनों धाराएं इस स्थल भाग के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण दिशा की ओर बढ़ती हैं, कनारी की भी और कैलिफोर्निया की भी। इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। यही कैलिफोर्निया की धारा फिर कालांतर में उत्तरी विस्फोटीय धारा को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अटलांटिक की कनारी धारा से इसका साम्य है। आगे चलकर
उत्तरी विषुवतीय धारा से इसका मिलन होता है, या यूं भी कह सकते हैं कि उत्तरी विषुवतीय धारा को ये प्रबलता देने में सहायक होती है। इसके बाद हम बात करें डेविडसन धारा, थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। अमूमन इसके बारे में प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। ये जो पानी का उत्सर्वण है, जो हमने बात की थी कि सागर के गहराई वाले भाग से पानी ऊपर की ओर उठने की कोशिश करता है, शीत ऋतु में कुछ स्थानीय कारणों की वजह से ये पानी का ऊपर उठना बंद हो जाता है, ठीक है। बल्कि इसके साथ साथ कुछ और एक फिनोमिना क्रिएट होता है। ये कैलिफोर्निया धारा है, ये अमेरिकी तट है, अमेरिकी तट। इस अमेरिकी तट और इस कैलिफोर्निया धारा के बीच में प्रति धारा एक बहती है, उल्टी दिशा में बहती है, यानी ये धारा जो डेविडसन धारा है ये दक्षिण से उत्तर दिशा में बढ़ती है। किस किस के बीच में? अमेरिकी तट और कैलिफोर्निया धारा के बीच में। और कब बहती है? केवल शीत ऋतु में बहती है। बस इतना सा आप लोगों को ध्यान रखने की कोशिश करनी है। इसकी लोकेशन ध्यान रखेंगे। डेविडसन धारा का संबंध किस महासागर से है? आपको बताना है प्रशांत महासागर से। डेविडसन धारा का संबंध प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर के किस हिस्से से? उत्तरी प्रशांत महासागर से, ठीक है। और ये कहां बहती है? अमेरिकी तट के आसपास, उत्तरी अमेरिकी तट के पास बहती है शीत ऋतु में। ये तीन चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे डेविडसन धारा के लिए। फिर है ओयाशिवो धारा। ओयाशिवो, ये थोड़ा सा अशुद्ध हो गया है, ओयाशिवो, यह है ओयाशिवो। यह बेरिंग जलडमरू मध्य है और बेरिंग जलडमरू मध्य से ध्रुवीय ठंडा पानी लेकर के, और यह धारा जापान के पूर्वी तट के आसपास तक पहुंचती है। लेब्राडोर धारा की हमने बहुत बात की है, जो अटलांटिक सागर में है। वह भी उत्तरी ध्रुव का ठंडा पानी लेकर के न्यूफाउंडलैंड तक पहुंचती है और उससे भी आके हैटरसन द्वीप तक जाती है। ठीक इसी तरह से प्रशांत महासागर में बेरिंग जलडमरू मध्य से ये एक ठंडी धारा है जो जापान के पूर्वी तट के आसपास तक पहुंचती है, ओयाशिवो धारा। तो अटलांटिक की लेब्राडोर धारा से इसका साम्य स्थापित किया जा सकता है। इस बात को देखेंगे। थोड़ी देर पहले हमने जिस अल्यूशियन धारा की बात की थी, वह अल्यूशियन धारा ही घूमकर इसका कुछ पानी ओयाशिवो का रूप धारण कर लेता है। एक है ओखोटस्क धारा। ये देखिए, ये कमचटका प्रायद्वीप है। ये हिस्सा कहलाता है कमचटका प्रायद्वीप। इस कमचटका प्रायद्वीप के पश्चिम की ओर यह है ओखोटस्क सागर। ओखोटस्क सागर कहां है? ये वाला हिस्सा ओखोटस्क सागर के नाम से जाना जाता है। इस ओखोटस्क सागर से एक ठंडे पानी की धारा बहती है जापान की ओर, जिसे ओखोटस्क धारा के नाम से जाना जाता है। यह ओखोटस्क धारा आगे जाकर इस ओयाशिवो से ही मिल जाती है। तो मोटे तौर पर किताबों में एक बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। यहां पर क्यूराइल द्वीप भी पाए जाते हैं। तो ये दोनों धाराएं, ओखोटस्क धारा और ओयाशिवो धारा मिलकर के फिर बाद में मिलने के बाद ओयाशिवो का ही नाम चलता है। मुख्य धारा है ओयाशिवो, जिसमें ओखोटस्क धारा आकर के मिल जाती है। और यहीं पर क्यूराइल द्वीप भी पाए जाते हैं। इसलिए कभी कभी ओयाशिवो को और कभी कभी ओखोटस्क धारा को क्यूराइल धारा के नाम से भी जाना जाता है। ओखोटस्क क्यूराइल धारा ओखोटस्क सागर से होक्काइडो द्वीप जापान की ओर ये बढ़ती है। दिशा होती है उत्तर से दक्षिण, ये आप देख पा रहे होंगे, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रही है। कमचटका प्रायद्वीप से आगे ओयाशिवो से मिलती है और क्यूराइल द्वीपों के पास इसका नाम हो जाता है क्यूराइल धारा। अब ये एक बड़ा कंफ्यूजन है। जब आप एनसीईआरटी को देखेंगे, सविंदर सिंह जी की किताब को देखेंगे और कुछ बुक्स को पढ़ेंगे, तो वहां एक कंफ्यूजन आप लोगों को दिखाई देता है। कुछ बुक्स में ओखोटस्क धारा को क्यूराइल धारा कहा गया है, कुछ बुक्स में ओयाशिवो धारा को क्यूराइल धारा के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं इनका नाम कमचटका धारा भी है और कहीं कहीं इसका नाम क्यूराइल धारा भी है, ओखोटस्क धारा भी है। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। अभी हम बात करते हैं, ओयाशिवो के दो स्रोत हैं। एक तो बेरिंग सागर, ये वाला, एक तो पानी आया यहां से बेरिंग सागर से, और दूसरा पानी आता है ओखोटस्क सागर से। यहां कमचटका प्रायद्वीप के दक्षिण में आकर ये दोनों पानी आपस में मिल जाते हैं और दोनों को संयुक्त रूप से फिर ओयाशिवो कहा जाता है, ठीक है, ओयाशिवो। दूसरी शाखा ओखोटस्क सागर से आती है। चूंकि ये कमचटका प्रायद्वीप और क्यूराइल द्वीप समूह के निकट से चलती है, अतः इनको अनेक नामों से जाना जाता है। चूंकि कमचटका प्रायद्वीप के पास से बहती है, इसलिए इस पानी को कमचटका धारा भी कहते हैं। क्यूराइल द्वीपों के पास से गुजरती है, इसलिए इस पानी को क्यूराइल धारा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आपको प्रश्न ओयाशिवो के नाम से भी पूछा जा सकता है, आपको प्रश्न ओखोटस्क नाम से भी पूछा जा सकता है,
कमचटका धारा के नाम से भी पूछा जा सकता है और क्यूराइल धारा के नाम से भी पूछा जा सकता है। चारों नाम अमूमन एक ही पानी के हैं और ये उत्तरी प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है जो ध्रुव का ठंडा पानी लेकर के जापान की ओर बढ़ती है। हम फिर मिलेंगे हिंद महासागर की धाराओं के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।